गजनी खेल वाले काफी गंभीर सूरत हाल का शिकार हो चुके थे। उनके मुकाबले में दो हलीफ कबीले और खासी तादाद में उज़्बक और ताजिक दहशतगर्द इकट्ठे हो चुके थे और इन तमाम के साथ तन्हा मुकाबला करना उनके बस में नहीं था। यकीनन इस गंदुम के साथ मैंने भी घुन की शक्ल में पिस जाना था और इन सूखी लकड़ियों के साथ मैंने गीला होकर भी जल जाना था। सैलाब खान के लूटने तक मैं इन हालात से जान छुड़ाने की कोई माकूल तजवीज सोचता रहा। कोई ऐसा तरीका जिससे सांप मारकर भी लाठी बचा लेता, कोई ऐसी तरकीब के आसमान से छलांग लगाते वक्त मैं खजूर में ना अटकूं, कोई ऐसा हल कि वो जबरदस्ती की बला मेरे सर से टल जाती, कोई ऐसा टोटका कि तवेले की बला बंदर के सर न पड़ती। मेरी सोचों में सैलाब खान मुखर हुआ। उसके हमरा 4 आदमी और भी थे। मोर्चे में जलता हुआ अलाव बुझ चुका था, बस थोड़े बहुत अंगारे दमक रहे थे। फायरिंग होने के बाद कोई इस पर मजीद लकड़ियां नहीं डाल सका था। सरदार के साथ आने वाले आदमियों में से एक ने सरदार के कहे बगैर काफी सारी खुश्क लकड़ियां उठाकर बुझते हुए अंगारों पर फेंकी और आग भड़काने लगा। सरदार बाकियों के साथ महवे गुफ्तगू हो गया। वो तमाम कबीले के मशर थे। उनकी गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया था कि रोशन खान के साथ गश्त पर जाने वालों में 3 आदमी मारे गए थे। रोशन खान अपने एक साथी के साथ मुश्किल से जान बचाकर वहां तक पहुंचा था और अब उसकी अपनी हालत काफी तशवीशनाक थी। उसके अलावा एक और आदमी भी मामूली सा जख्मी हुआ था। बड़ा मसला ये था कि अब उनकी रसद की राहें बंद हो गई थी। न तो वो मजीद एमुनिशन मंगवा सकते थे और न खाने पीने का सामान उन तक पहुंच सकता था। सुलह की गुंजाइश भी खत्म हो गई थी। ऐसे हालात में शलोबर कबीले के अफराद ऐसी कड़ी और शर्मिंदा कर देने वाली शराइत पेश करते जो उनके लिए कभी भी काबिल कबूल न होती। वो इस सूरत हाल से निमटने के मंसूबे बनाते रहे। मैं खामोश बैठा उनकी गुफ्तगू सुनता रहा। ना उन्होंने मुझे मुखातिब किया और ना मैंने बीच में मुखिल होने की कोशिश की। मशरकी जानिब कदरे फासले पर चंद गोलियां फायर हुई, जिनसे मुत्तसिल मगरबी जानिब से एक लंबा ब्रस्ट फायर हुआ। शुमाल और जुनूब की तरफ से भी चंद मरतबा टक हुई और फिर खामोशी छा गई। वक्फे से पहले भी गोलियां चलती रही थी। गजनी खेल पर नफ्सियाती दबाव डालने के लिए घेराव करने वाले उन्हें चारों तरफ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। एक आदमी कहवे की भरी केतली के साथ मोर्चे में वारिद हुआ और तमाम को गर्मा गर्म कहवे की प्याली पकड़ा दी। रात ढलने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। कहवा पीकर मैं एक बार फिर अपना स्लीपिंग बैग थैले से बाहर निकालने लगा। उनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हो रहा था कि उनके पास इन हालात से निमटने की बस यही तजवीज बची थी कि फिलहाल मोर्चों में बैठकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए, बल्कि उसे मुकाबले की बजाय दिफा कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। इस तरह 1-2 दिन गुजार कर अंदाजा हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। उनको काफी देर से बैठा हुआ ऊंट अभी तक खड़ा नजर आ रहा था। एक स्नाइपर की नींद पर माहौल असरअंदाज नहीं हो सकता। मैं भी गाहे गाहे उठने वाली फायरिंग की टक से बेनियाज होकर सो गया। सुबह के नाश्ते का इंतजाम उन लोगों के पास नहीं था। मेरे पास अलबत्ता कुछ चने और बिस्किट पड़े थे, जो जाहिर है गजनी खेल के पूरे लश्कर की दाढ़ भी गीली नहीं कर सकते थे, और अकेले खाना मुझे भी गवारा नहीं था। कहवा बनाने का सामान अलबत्ता उनके पास मौजूद था और मैंने भी उसी कहवे पर गुजारा किया। दिन की रोशनी में फायरिंग के सिलसिले में तेजी आ गई थी। दोनों जानिब में एक दूसरे के आदमी नजर आने पर हथियार की लुबलुबी दबाना मजबूरी बन जाता है। उन्हें घेरने वाले अगर चारों जानिब से हमला कर देते तो शायद कामयाब भी हो जाते, मगर ऐसी सूरत में उन्हें भी काफी जानी नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि गजनी खेल वाले जिस बुलंदी पर पड़ाव डाले हुए थे वहां तक पहुंचने के बाद मुखालिफिन को चढ़ाई चढ़ना पड़ती। इसका ये मतलब ही नहीं कि वो जगह इर्द गिर्द की पहाड़ियों से ज्यादा बुलंद थी, बल्कि इसकी वजह उस पहाड़ी के चारों अतराफ में मौजूद नाला था जो उसे तमाम पहाड़ियों से जुदा कर रहा था। अतराफ में फायरिंग का शोरगुल ज्यादा हुआ। मुझसे चुप न रहा गया। सरदार, अपने आदमियों को कहो हद्दुल वसा गोली चलाने से परहेज करें। आप लोगों के पास एक गोली भी जाया करने की गुंजाइश नहीं। यूं हवा में एमुनिशन फूंक देने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो बोला, सही कह रहे हो। अस्बात में सर हिलाकर वो रेडियो सेट की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने फौरन उसे टोकते हुए कहा, दुश्मन भी सुन रहे हैं, ऐसी बातें मुखाबरे पर नहीं किया करते। वो हैरानी से बोला, तो सुनते रहें, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा, बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी कमजोरी दुश्मन के हाथ आ जाएगी। वो आपका एमुनिशन खत्म करने के लिए झूठ मूठ की पेशकदमी कर सकता है और यकीनन उनकी पेशकदमी को रोकने के लिए आपके आदमियों को बेदरेग फायर करना पड़ेगा। वो बोला, ये बात उन्हें यूं भी मालूम है कि हम उनके घेरे में हैं। मैंने कहा, उन्हें क्या पता कि आपके पास एमुनिशन का कितना जखीरा है। और याद रखना, किसी की कमजोरी मालूम हो जाने के बाद ही हिकमत अमली अमल में लाई जाती है। वो बोला, हमारे मुसलसल फायर न करने पर भी तो वो ये समझ सकते हैं। मैंने कहा, आप पर जो शुमाल की जानिब से फायर होगा वो जुनूब वालों को आपका फायर भी लग सकता है। बाकी ये किसने कहा कि आपके आदमी बिल्कुल भी फायर न करें? जब किसी को निशाना बनाना मुमकिन हो तो फायर बेशक कर सकते हैं। वो मुस्कुराया, वैसे मैं इतनी जल्दी कायल नहीं हुआ करता। मैंने कहा, तो जल्दी कहाँ है? इतनी देर से तो तकरार किए जा रहे हैं। वो बोला, फिर भी हो तो गया। उसका अंदाज शिकस्त का एहसास लिए हुए था।
میں نے کہا کم رتبے سے اتفاق کرنا شکست نہیں عقلمندی کی دلیل ہوتی ہے۔ باقی مسلمانوں کو ہر کام مشورے سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس بارے میں سرداروں اور عوام میں کوئی تخصیص نہیں رکھی گئی۔ وہ بولا آپ کی باتیں آپ کے بارے میں جاننے کے تجسس کو ہوا دے رہی ہیں۔ میں نے کہا کسی کو جاننے کا تجسس تعلق رکھنے کے فیصلے کے بعد ہی کیا جاتا ہے اور ہمارے درمیان ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ میں جس رستے کا مسافر ہوں وہ آپ کے پڑاؤ سے بہت دور گزرتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا گزرتا تھا جناب، اب تو آپ کو مقدر کی آندھی نے میرے پڑاؤ کے قریب نہیں اندر لا پھینکا ہے۔ اس کی بات پر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ وہ کسی ضامن خان کو آواز دینے لگا۔ قریب کے مورچوں سے ایک جوان وہاں آ گیا اور سیلاب خان اسے فائرنگ کے بارے میں ضروری ہدایات دینے لگا جو اسے چاروں اطراف میں موجود غزنی خیل لشکر کمانڈروں تک پہنچانا تھی۔ سورج کے سامنے کافی دیر سے بدلیاں اکٹھی ہو گئی تھی۔ دھوپ کے غائب ہونے نے خوشگوار حدت کا خاتمہ کر دیا، جبکہ دھیمی دھیمی ہوا بھی سردی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے گرم کوٹ نے سردی کے مقابلے میں ناکامی کا اعتراف کیا اور مجھے گرم چادر نکال کر لپیٹنا پڑی۔ سردار سیلاب خان نے بجھی ہوئی راکھ کو کریت کر چند انگارے ڈھونڈے اور ان پر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کر آگ دہکانے لگا۔ اپنی پھونکوں سے راکھ اڑانے کے ساتھ ساتھ اس نے انگاروں کی آنچ کو خشک لکڑیوں میں منتقل کر دیا تھا۔ ہلکا سا دھواں اٹھا اور آگ نمودار ہو گئی۔ سیلاب خان ان لکڑیوں کو مزید لکڑیوں سے ڈھانپنے لگا۔ جلد ہی آگ بھڑک اٹھی۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ سیلاب خان کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے بھی اس کے خیالات میں مخل ہونے کی کوشش نہ کی اور اسی شغل میں لگ گیا۔ ایسی لڑائی سے ایک بار پہلے بھی میرا پالا پڑ چکا تھا، لیکن اس وقت پلوشا میرے ساتھ تھی اور ہم اتنے برے حالات کا شکار بھی نہیں ہوئے تھے۔ اچانک فائرنگ کی رفتار تیز ہوئی اور یہ فائرنگ سیلاب خان کے آدمی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے ریڈیو سیٹ پر سیلاب خان کو اطلاع دی کہ ضامن خان دشمن کی گولی کا شکار ہو گیا ہے۔ سیلاب خان کے آدمیوں کی تیز فائرنگ کے جواب میں دشمن کی طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ آنے لگی۔ جنوب مغربی کونے سے 12.7 mm کی گرج سنائی دی۔ میں نے سیلاب خان سے پوچھا آپ کے پاس 12.7 mm موجود نہیں؟ وہ بولا اس کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اسی وقت ریڈیو سیٹ پر ایک اور بری اطلاع ملنے لگی۔ مغربی کونے میں دو آدمیوں کو چھاتی میں 12.7 mm کی گولی لگی تھی اور 12.7 mm کی چھاتی میں لگنے والی گولی سامنے سے گھس کر پشت سے نکلتے ہوئے سانس کو ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ تمام کو مورچوں کی آڑ میں رہنے کا حکم دینے لگا۔ مشرقی جانب سے بھی ایک دم تیز فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ ریڈیو سیٹ پر پاس ہوا کہ اس جانب سے کچھ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فائرنگ کی پرشور آواز گھنٹے بھر بعد دھیمی ہو پائی تھی اور اس دوران 3-4 آدمی اور زخمی ہو گئے تھے۔ دشمن کے بھی 4 آدمی انہوں نے مار گرائے تھے۔ سیلاب خان کے حکم کے بعد تمام لوگ گولی چلانے میں احتیاط سے کام لے رہے تھے اور اس احتیاط کے نتیجے میں دشمن کے حوصلوں کو بڑھاوا مل رہا تھا۔ لیکن زیادہ گولیاں چلا کر غزنی خیل والوں نے جلد ہی بے دست و پا ہو جانا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی دفاعی قوت کو زیادہ سے زیادہ سنبھال کر رکھتے اور ساتھ ساتھ دشمن کا نقصان بھی کرتے رہتے، ورنہ زمینی حقائق کے مطابق تو وہ جنگ ہار چکے تھے کہ چند دن کے گھیراؤ کے بعد انہوں نے بھوک سے گھبرا کر ہی ہتھیار ڈال دینے تھے۔ خاموشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ پائی تھی اور اس دفعہ ہونے والی فائرنگ ایک نئی افتاد لے کے آئی تھی۔ پانی کا چشمہ جنوب کی سمت میں اس پہاڑی کے تقریباً نصف بلندی سے بھی تھوڑا نیچے نالے کی طرف تھا۔ وہاں پر غزنی خیل والوں نے اپنا ایک مورچہ بنایا ہوا تھا جس کی حفاظت کے لیے 4 افراد بھی موجود تھے۔ شلوبر والوں کو کسی طرح چشمے کی اس جگہ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے 12.7 mm کو جنوب مغرب کونے سے اٹھا کر جنوب کے سمت پانی کے چشمے پر کر دیا۔ اس طاقتور گن کے اتنے قریب سے مسلسل فائر نے مورچے کے عارضی رکھے ہوئے پتھروں کو بکھیر دیا تھا۔ 2 آدمی ہی جان بچا کر لوٹ پائے تھے۔ کھانے کے ساتھ پانی کی سہولت بھی چھن گئی تھی۔ اکا دکا آدمیوں کے پاس پلاسٹک کی بھری ہوئی بوتلیں موجود تھی، مگر وہ چند گھنٹوں سے زیادہ کام نہیں دے سکتی تھی۔ خود میرے پاس 1.5 بوتل پانی موجود تھا، مگر یہ 1.5 بوتل بھی جانے کب تک ساتھ دے پاتی۔ شام تک فائرنگ کا سلسلہ وقفے وقفے سے شروع رہا۔ غزنی خیل کے 8 آدمی زندگی کی جنگ ہار چکے تھے، جبکہ 6 زخمی تھے اور ان زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک تھی۔ سیلاب خان کو لگا رات کو دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ زیادہ ہے، اس لیے سر شام ہی اس نے اپنے کمانڈروں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ گزشتہ رات اپنے حوصلوں سے دشمن کو ناکوں چنے چبانے والے کمانڈرز اس وقت کافی پریشان اور بجھے ہوئے تھے۔ 24 گھنٹے سے انہیں کھانا بھی نہیں ملا تھا۔ کمانڈر کی شکلیں دیکھ کر باقی جوانوں کی حالت کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا۔ ساری صورتحال ان کے سامنے تھی۔ سیلاب خان نے حالات پر روشنی ڈالے بغیر بس اتنا پوچھا کہ آج حملے کا خطرہ زیادہ ہے، ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، اور اس کا جواب اسے ایک طویل خاموشی کی صورت میں ملا۔ چند لمحے انتظار کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور میری جانب رخ کرتا ہوا بولا، سلیم شاہ، آپ اس بارے میں ہماری کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ میرے پاس جو شناختی کارڈ موجود تھا اس پر میرا نام سلیم شاہ درج تھا اور عموماً مجھے یہی نام بتانا پڑتا۔ ایک لمحہ سوچ کر میں نے مناسب الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا اور پھر گلا کھنکار کر گفتگو کی ابتدا کی۔ محترم سردار،
आप बल्कि हम लोग जिस सूरत हाल में फंसे हुए हैं, बज़ाहिर इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन अगर सही हिकमत अमली अपनाई जाए तो नामुमकिन को मुमकिन में ढालना मुश्किल नहीं। मैंने एक लहजा खामोश होकर उनके चेहरों पर सरसरी नजर दौड़ाई, जो आग की लपेटों में अजीब किस्म की तशवीश, परेशानी और बेजारी से भरे हुए नजर आ रहे थे। उन्हें मेरी बात किसी फजूल फलसफे से बढ़कर अहम नहीं लगी थी, लेकिन अपनी बात पूरी किए बगैर मैं चुप नहीं हो सकता था। अलाव पर अपनी नजरें गाड़े मैंने बात आगे बढ़ाई। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि दुश्मन आज किसी भी सूरत हमला नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि आप लोग मज़ाहमत के काबिल नहीं रहे। उनकी जगह अगर आप होते तो यकीनन यही करते, क्योंकि खामखा अपने आदमियों की कीमती जानें गंवाने की बजाय वो एक दो दिन सब्र करना पसंद करेंगे। अब ये तय करने के बाद कि दुश्मन फिलहाल हमला नहीं करेगा, हम अपनी कमजोरियों पर नजर दौड़ाते हैं। हमारे पास खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी मौजूद नहीं, जलाने के लिए लकड़ियां भी शायद कल तक खत्म हो जाएंगी। तब भूख प्यास के साथ सर्दी का अजाब भी झेलना हमारा नसीब हो जाएगा। मुसलसल इस्तेमाल के बाद एमुनिशन ने भी खत्म हो जाना है। तब हमारी हालत तरने वाले किसी हो जाएगी, जिससे निगलने के लिए दुश्मन को जरा सी भी तगो दो न करनी पड़ेगी। सैलाब खान ने नर्म लहजे में कहा, हमें सूरत हाल का इदराक है सलीम शाह, आप ये मशवरा दें कि इन हालात में क्या करना चाहिए। मैंने कहा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। कल के दिन हमें दुश्मन को ये एहसास दिलाना है कि हमारे पास खाना भी मौजूद है और हम मुकाबले से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। खाने का झांसा तो हम मुकाबले पर एक दूसरे से बातचीत करके दे सकते हैं, और मुकाबले की धूस जमाने के लिए हम ऐसे अच्छे निशानाबाजों की जरूरत पड़ेगी जो उनकी आजादाना हरकत में रुकावट बन सकें। इस बार एक कमांडर बोला, अच्छे निशानेबाज तो पहले भी मौजूद हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या तीर मार लिया। मैंने कहा, इसकी वजह दुश्मन का दूर होना है। क्लैशनकोफ की कारगर रेंज 300 मीटर है और दुश्मन ज्यादा फासले पर मौजूद है। फासला कम करने के लिए हमारे निशानेबाजों को दुश्मन से 250-300 मीटर दूर दरख्तों पर मचान बनानी पड़ेगी और दिन की रोशनी में वहां से फायर करना पड़ेगा। एक और कमांडर रशीद जान ने राय दी, पहली गोली फायर करते ही दुश्मन उन्हें भून डालेंगे। फासला नजदीक होने की वजह से भी वो रेंज में होंगे। तमाम का बातचीत में हिस्सा लेना ये साबित कर रहा था कि वो मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा सवाल है, और जवाब ये है कि वो छुप कर बैठे होंगे और उस वक्त फायर करेंगे जब दोनों तरफ से मुसलसल फायर हो रहा हो। शोर में कोई अंदाजा नहीं कर सकेगा कि उनके करीब के दरख्तों से भी फायर हो रहा है। कमांडर उल्फत बादशाह ने जबान खोली, हम दूरमार राइफल से भी तो उन्हें निशाना बना सकते हैं। कल नौशाद गुल ने अपनी राइफल से उनके 4 आदमियों को निशाना बनाया था। मेरे लहजे में इश्तियाक भरा था। नौशाद गुल के पास कौन सी राइफल है? उल्फत खान ने नफी में सर हिलाया, नाम का तो पता नहीं। मैंने कहा, अच्छा वो बाद में देख लेते हैं, पहले ये बताएं मेरी तजवीज से मुत्तफिक हो कि नहीं। मशर खान बोला, हम इत्तेफाक कर लेते हैं और इस तरीके को बुरुए कार लाकर हम दुश्मन के चंद बंदे जख्मी या हलाक भी कर देते हैं। तब क्या होगा? 15-20 आदमियों के हलाक होने से 500-600 के लश्कर का क्या नुकसान होगा? मैंने कहा, शायद मैं बता चुका हूँ कि हमारा मकसद उन्हें ये यकीन दिलाना है कि हम लड़ाई से पीछे नहीं हटे और ना हटने वाले हैं। मशर खान ने कहा, चलो यकीन दिला दिया कि हम लड़ाई से पीछे नहीं हट रहे और हमारे पास खुराक भी मौजूद है, उसके बाद क्या होगा? हमें कितना अरसा भूखा प्यासा रहकर उन्हें अपने पेट के भरे होने का यकीन दिलाना पड़ेगा। वो इस अंदाज से बोला था गोया कबीले का सरदार मैं ही हूँ, लेकिन मैं उसकी बातों का बुरा मनाए बगैर बोला, बस कल का दिन, आने वाली रात को हम उन पर हमला करेंगे। काफी देर से खामोश बैठे कमांडर उम्मीद अली खान ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले जो मशवरे आपने दिए ऐसी सूरत हाल में उससे अच्छा सोचा भी नहीं जा सकता, मगर अब आखिर में आपने जो फुलझड़ी छोड़ी है उससे पहले वाली बातों का मजा भी किरकिरा हो गया है। मैं मुतबस्सम हुआ, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। उम्मीद अली ने बेजारी से कहा, अगर हमले की बात करना है तो नामुकम्मल ही रहने दें। मैंने कहा, उम्मीद अली खान, अगर खुद कुछ नहीं सोच सकते तो दूसरों की सुन लो। सलीम शाह हुक्म नहीं दे रहा, मशवरा दे रहा है। यकीनन सैलाब खान को उम्मीद अली की बात पसंद नहीं आई थी। उम्मीद अली सुर्रत से बोला, माजरत खां हूँ सरदार, मेरा मकसद सलीम शाह की दिल आजारी करना नहीं था। मैं मुखिल होते हुए बोला, नहीं, अपनी समझ के मुताबिक कमांडर उम्मीद अली ने सही कहा है, अलबत्ता मेरी बात मुकम्मल होने के बाद उन्हें राय देना चाहिए थी। सैलाब खान ने मुझे बात मुकम्मल करने को कहा, आप जारी रखें। मैं सर हिलाकर मुस्तफसिर हुआ, हमारी तादाद कितनी है? सैलाब खान ने जवाब दिया, तकरीबन 250। मैंने कहा, ठीक है, इन 250 में से 70 आदमी कल रात 12 बजे जुनूब मगरिब की जानिब जोरदार हमला करेंगे। और उसके साथ मैं अपना मंसूबा उनके सामने दोहराने लगा। इब्तिदा में मेरी बातों पर उनके चेहरे पर बेजारी के आसार नमूदार हुए, लेकिन जूं मेरी बात मुकम्मल होती गई उनके चेहरों पर दबा दबा जोश नजर आया। मेरे बात के इख्तिताम पर तमाम मेरे साथ मुत्तफिक हो गए थे। सैलाब खान तहसीन आमेज लहजे में बोला, वैसे मुझे लग रहा है कि आप मुजाहिदीन के कोई बड़े कमांडर हैं।
इतना शानदार मंसूबा कोई मंझा हुआ कमांडर ही सोच सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी छोटी दाढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी दाढ़ी आपको मुजाहिदीन जैसी लग रही है। वो अपना अंदाजा मनवाने पर मुसिर था। बोला, शायद हुलिया तब्दील किया हो। मैंने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। उसके साथ ही मैं मौजू तब्दील करते हुए बोला, आप किसी नौशाद गुल के पास दूर मार राइफल की मौजूदगी का जिक्र कर रहे थे। सैलाब खान ने हैरानी भरे लहजे में पूछा, हाँ, लेकिन आपने राइफल का क्या करना है? मैंने कहा, आप नौशाद गुल को बुलवाएं। सैलाब खान ने रेडियो सेट पर नौशाद गुल को मां हथियार वहां आने का हुक्म दिया। उसके आने तक वो मेरे मंसूबे पर बात करते रहे और उसमें जो बेहतरी लाई जा सकती थी उस पर भी गुफ्तगू होती रही। नौशाद 15-20 मिनट बाद ही वहां पहुंचा था। उसके हाथ में क्लैशनकोव देखकर मुझे मायूसी हुई। उसके सलाम का जवाब देते ही सैलाब खान मुस्तफसिर हुआ, तुम्हारी अपनी राइफल कहाँ है? वो सैलाब खान के सवाल पर परेशान नजर आया। मोर्चे में है। सैलाब खान ने कहा, जाओ लेकर आओ। जी सरदार कहकर वो वापस मुड़ गया। बाकी कमांडर मुशावरत में मगन थे। उसके मोर्चे से निकलते ही सैलाब खान ने कहा, हमारे एक आदमी गुलरेज के पास G3 राइफल भी मौजूद है। मैंने कहा, G3? अब हैरान होने की बारी मेरी थी। सैलाब खान ने इस बात में सर हिलाया, हाँ, असल में नौशाद गुल और गुलरेज इससे पहले अंगूर अड्डे में एक बड़े स्मगलर के साथ काम करते थे। स्मगलर के साथ वो सरदार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलव्विस था। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ कि वो सरदार किसी दुश्मन के हाथों मारा गया और उसका लश्कर करीबन बिखर गया है। मेरे कबीले के भी 4-5 आदमी उसके पास काम करते थे। 3 आदमी तो किसी दूसरे सरदार के पास चले गए। ये दोनों घर वापस आ गए, शायद कुछ अरसा आराम करना चाहते थे। मैंने पूछा, किस सरदार के पास काम करते थे? मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। सैलाब खान से पहले मशर खान ने जवाब दिया, सनोबर खान। वो तमाम अपनी गुफ्तगू खत्म करके हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए। सनोबर खान के नाम ने मुझे चौंका दिया था। इसका मतलब था कि सैलाब खान के 2 आदमी मुझे पहचानते थे। लेकिन उसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि नौशाद गुल ने अभी मुझे देखकर भी किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया था, हालांकि मैं अलाव के बिल्कुल करीब बैठा था और भड़कती आग की वजह से वहां अच्छी खासी रोशनी थी। मुझे सोचों में गुम देखकर वो आपस में मसरूफे गुफ्तगू हो गए। नौशाद की वापसी तक मैं ख्यालात में खोया रहा। इस बार उसने हाथ में स्टायर स्नाइपर राइफल पकड़ी हुई थी। स्टायर एक उम्दा और बेहतरीन राइफल है। ऑस्ट्रिया की बनी हुई ये राइफल पाक आर्मी के स्नाइपर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। मैंने अपनी इब्तिदाई तरबियत इसी राइफल से मुकम्मल की थी और अगर आपको याद हो तो अपने पहले मिशन की तकमील के वक्त भी यही राइफल मेरे हाथ में थी। मैंने नौशाद गुल के हाथ से राइफल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इस दौरान मैं उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, मगर उसके चेहरे पर छाए अजनबियत के गहरे तासुरात मुझे मुतमईन कर गए। उसने बगैर कुछ कहे मेरी जानिब राइफल बढ़ा दी। मैंने पूछा, इसकी कितनी गोलियां आपके पास हैं? वो बोला, 100 थी, तकरीबन आधी फायर कर बैठा हूँ। बज़ाहिर उसने आम से लहजे में जवाब दिया था, मगर कहीं गहराई में नागवारी की बू मुझे महसूस हो रही थी। शायद मेरा पूछना उसे पसंद नहीं आया था। उसकी कैफियत को नजरअंदाज किए मेरे सवालात जारी रहे। कमांडर मशर खान बता रहे थे कि इसकी मदद से आपने दुश्मन के 4 आदमियों को निशाना बनाया है। उसने तहसीन आमेज अंदाज में सर हिलाया। बेशक। मैंने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। 50 गोलियों के बदले 4 आदमी। कमांडर रशीद ने लुकमा दिया, बुरा सौदा नहीं है। मेरा तंज तमाम के सर के ऊपर से गुजर गया था। अगर उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब को मालूम हो जाता कि एक शख्स ने स्टायर की 50 गोलियां चलाकर फकत 4 आदमियों को निशाना बनाया है, तो उन्हें अपने होशो हवास खोकर कोमे में चले जाने से कोई नहीं बचा सकता था। और अगर वो कोमे में जाने से बच जाते तो मस्कूरा फायरर का बचना नामुमकिन था। यकीनन इसी स्टायर राइफल से मस्कूरा शख्स पर 1 गोली जाया करके वो 51 गोलियों पर मरने वालों की तादाद 5 कर देते। उन्हें अपने एहसासात से बेखबर रखते हुए मैंने अपना इरादा उन तक पहुंचाया। ऐसा है कि कल मैं इस राइफल से फायर करूंगा, लेकिन अभी से बता दूं, किसी आदमी को हलाक नहीं करूंगा, बस जख्मी करूंगा। नौशाद गुल ने तंजिया लहजे में कहा, हाँ, आप SS होना कि 50 गोलियों पर 50 आदमी मार गिराओगे। सैलाब खान ने उसे तंबीही नजरों से घूरा। नौशाद गुल। वो मुंह बनाते हुए कहने लगा, सरदार, मैंने सिर्फ मजाक किया है। मैंने गहरा सांस लेते हुए अनजान बनकर पूछा, वैसे ये SS किस बला का नाम है? उल्फत बादशाह ने तहका लगाकर इंकशाफ किया, SS नौशाद गुल के सरदार को मारने वाली बला का नाम है। उसी की वजह से नौशाद गुल गरीब की नौकरी छूटी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, बहरहाल इसकी सारी गोलियां मुझे दो। उम्मीद है 4 से ज्यादा आदमियों को निशाना बना लूंगा। उसने बगल में लटकी हुई गोलियों वाली थैली मेरे सामने फेंकी। अगर 4 से ज्यादा आदमियों को निशाना बना लिया तो ये राइफल वापस नहीं लूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये ना हो बाद में मुकर जाओ। वो बोला, और ना बना पाए फिर? एक तरफा शर्त में सरासर उसी का नुकसान था और ये बात उसे फौरन याद आ गई थी। मैंने कहा, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर क्लैशनकोफ गजनी खेल में किसी के पास नहीं होगी। मैंने गोद में रखी क्लैशनकोफ को थपथपाया। नौशाद गुल, ये शर्तें वगैरह रहने दो, सलीम भाई हमारे मेहमान हैं। वो बोला, नहीं सरदार, मुंह से निकली बात और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आ सकती। जो तय हो गया सो हो गया। बस इसमें इतनी तरमीम कर लें कि अगर हर 2 गोलियों पर मैंने 1 आदमी को निशाना न बनाया
तब भी नौशाद गुल जीता हुआ तस्वुर किया जाएगा। गो मैं हर चलने वाली गोली पर भी ये दावा कर सकता था, लेकिन इस तरह उन्हें मुझ पर बहुत ज्यादा शक होता। सैलाब खान मेरी बात पर खुश नहीं था। बोला, यार सलीम, किस बचपने में पड़ गए हो, छोड़ो इन शर्तों को। मैंने कहा, कभी कभी शुगल मेला भी होना चाहिए सरदार। मैं उसकी दरखास्त को हंसी में उड़ा गया था। नौशाद गुल की आंखें अलबत्ता चमकने लगी थी। उस बेवकूफ को अंदाजा नहीं था कि स्टायर राइफल क्या चीज थी। मुझे पूरा यकीन था कि उसके फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि स्टायर की टेलीस्कोप साइट को कैसे सिफर किया जाता है, और किसी स्नाइपर राइफल को सिफर किए बगैर उससे दुरुस्त निशाना लगा लेना अंधे के पांव तले बटेरा आने के मुतरादिफ है। अच्छा, अब तमाम अपनी अपनी जगह लौट जाओ और एहतियात से रात गुजारना। हर 3 आदमी में से एक आदमी आराम करने लेटे। उसके साथ अपने सामने के इलाके में हर कमांडर दरख्तों पर ऐसी जगह बनवा ले जहां से कल फायर किया जा सके। सैलाब खान ने मजीद तकरार से गुरेज करते हुए तमाम कमांडरों को हतमी अहकाम बताकर जाने की इजाजत दी और नौशाद गुल की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, नौशाद गुल, तुम वक्ती तौर पर जामिन खान की क्लैशनकोफ इस्तेमाल करना। जामिन खान कल दोपहर ही दुश्मन की गोली का निशाना बना था। अभी तक उस जवान की सूरत मेरी निगाहों में फिर रही थी। उसे मेरे सामने ही सैलाब खान ने अपने पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा था। मौत भी अजीब बेहिस और बेनियाज होती है, ना तो किसी के बचपने पर तरस खाती है और ना किसी की जवानी पर रहम करने को तैयार होती है। जी सरदार, ये कहकर नौशाद गुल ने इस बात में सर हिलाया और मोर्चे से बाहर निकल गया। बाकी लोग उससे पहले ही रवाना हो गए थे। वो रात भी मैंने आराम करते गुजारी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक दुश्मन ने हमला करने की हिमाकत नहीं की थी। जो फतह वो बगैर कोई नुकसान उठाए हासिल कर सकते थे, उसके लिए जानों की कुर्बानी देना बेवकूफी ही तो थी। अलबत्ता 2-3 मरतबा पुरशोर फायरिंग से उन्होंने गजनी खेल कबीले के सोने वालों की नींद को जरूर हराम किया था, और इन सोने वालों में बदकिस्मती से मैं भी शामिल था। और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती